नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुश आमदीद वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में, और मैं हूँ लीना शिगरी। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ देर पहले जो एक टॉप स्टोरी जो डेवलप हुई है, जो खबर सामने आई है, और जिस तरह से परवेज़ रशीद साहब से उनका कलमदान वज़ीर इत्तलात वो उनसे उनको बरतरफ कर दिया गया है सीट से, उनकी डेजिग्नेशन से। और ये जो अब कि नवंबर 2 से पहले ही हमें गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं, जो ये डिसीजंस नजर आ रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और सेकेंडली परवेज रशीद साहब का ये इस तरह से उनको बरतरफ कर देना ओहदे से, मजीद आगे क्या है, मजीद आगे कौन कौन से नाम वो सामने होंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ये जो खबर थी डॉन न्यूज़ की वो कौमी सलामती के मनाफी थी, और अब तक के शवाहिद वज़ीर इत्तलात की कोताही को निशानदेही उनकी करते हैं। तो क्या शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर इत्तलात को ओहदे से अलहदा होने की हिदायत की गई है? बड़े सवालात इस बात से उठते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बना दी गई है, और जो रोज़ाना के बुनियाद पे 5 अफराद से वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको कभी भी तलब किया जा सकता है उनसे कोई मालूमात हासिल करने के लिए, जिनमें फवाद हसन फवाद का नाम, एजाज चौधरी, राना सनाउल्लाह, अबसार आलम और IG पंजाब का नाम भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये क्या एक बिगिनिंग नजर आती है नवंबर 2 से पहले, और जो इमरान साहब की कॉल है कि वो लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद, उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि पेशावर से इस्लामाबाद की मोटरवे को बंद कर दिया गया है, इवन दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स लगा के आप आमदोरफ्त को, लोगों की एक निज़ाम ज़िंदगी को आप पैरालाइज नहीं कर सकते, मफलूज नहीं कर सकते। उनकी हिदायत के बावजूद भी कुछ इस किस्म के इकदाम देखे जा रहे हैं। सिचुएशन किस तरफ जा रही है आज इस वक्त? हमें आई एम वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ जो स्टूडियोज में मौजूद हैं गेस्ट, मैं तारुफ कराती चलूँ, सेनेटर शाही सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी मौजूद है, तर्जुमान कौमी वतन पार्टी एंड लीगल एक्सपर्ट, तो हमारे साथ आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाही सईद साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगी। सर, ये जो डिसीजन आया है 2 नवंबर से पहले ही, किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर इत्तलात को इस तरह से ओहदे से बरतरफ कर देना, उनसे कलमदान वजारत का ले लेना, क्या रिफ्लेक्ट करता है और ये क्यों आया है डिसीजन? एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो वो पहले होना चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था। जो इशू है वो इशू अहम है। सबसे ज़्यादा मुल्क में, मैं आपको क्लियर करूँ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अजीम हमारा मज़हब इस्लाम है, फिर उसके बाद हमारे लिए मुल्क है। अगर हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई चीज़ हो, इसके मुकाबले में आप देखोगे वहाँ पे इंडिया जो हमारा दुश्मन है, मोदी खुद कहता है कि हमने पाकिस्तान को टुकड़े किए, हमने कुर्बानियाँ दी और बांग्लादेश को हमने अलग किया। उनके लिए मीडिया खामोश है, उसके ऊपर वावेला नहीं हो रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया UN हो, किसको पूछना चाहिए कि भाई तुमने कैसा किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे इदारों के एक हम चाहते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है और सियासतदानी सब एक पेज पे हो जाए। जब वो एक पेज पे आते हैं और जब बात करते हैं तो हमारी यानी वो कंट्रोल इतनी है, पावर पर हमारी इतनी है कि वो चीज़ लीक हो जाती है और गलत चीज़ लीक हो जाए और मुल्क को बदनाम करने के लिए हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इसमें जल्द अज जल्द होना चाहिए, इतना देर भी नहीं लगाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। मगर एक बात आपकी बातों में, जैसे खुर्शीद शाह का एक स्टेटमेंट आया था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि वो नवाज शरीफ को हुकूमत चलाना नहीं आता और इमरान खान को सियासत नहीं आता, उस बात में वजन है। इसी वजह है कि 2 नवंबर तो अब आने में, आज 29 है, कल 30 है, फिर 31 है, फिर पहली है, और इन लोगों ने खुद 2 नवंबर को, जो 27 को 2 नवंबर मनाए गए यूथ वालों के ऊपर, वहाँ पे वो जो आपने आशा देखा, जो मीडिया को देखा, फिर जो कल जलसा था उसको रोकना। अब उसके जलसे होते रहे, अभी आप खुद क्वाड में जगह जलसा कर रहे हो, आज जगह भी जलसे हो रहे, और यहाँ पर आप जाकर के कदम लगाते हो। पैनिक का शिकार नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत या तो ये बिल्कुल ढीला होता है और या एकदम इतना टायर्ड हो जाता है, इतनी ज्यादा ज्यादती करे कि वो भी इसके फेवर में नहीं जाता। वो चीज़ मेन बुनियादी चीज़ वही है खुर्शीद शाह वाला कि हुकूमत चलाने के लिए कोई सोच फिक्र हो चाहिए। ये सोचते मेरे ख्याल में कम है और नहीं करते। जब करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि दुनिया में, अब जैसे आज पेशावर का रोड बंद हुआ, कितनी अफसोस और दुख की बात है। मैं कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलूँगा जो किसी की शान के खिलाफ हो, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद अफसोस हुआ। लोगों के फ़ोन आते रहे, गाड़ियाँ पसी रही, और एक और अहमकाना हरकत कि बजाय कि पेशावर से इधर लोग आ रहे हैं, वो तो रुके हुए, यहाँ से जाने वाले को रुका हुआ है।
जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी रुके हुए हैं, इन्होंने खुद ही कर दिया। सर इस तरह के मतलब क्या है? अच्छा उसके बाद ये लॉकडाउन की क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये खुद लॉकडाउन कर रहा है। दूसरी बात है कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि भाई न कंटेनर लगाओ, और भैया अगर आपने जलसा भी करना है तो खिलाफ वर्जी है ना, फिर ये तो हुकूमत भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो जो अपोजिशन वो तो कर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जैसा अभी आपने शुरू में बोला था कि मैंने दबा 144 टुकड़े कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि सूफी मोहम्मद ने भी तो यही बात की थी। सर इंटरेस्टिंगली परवेज खटक साहब ने भी आज बल्कि एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ साहब की एंट्री बंद हो जाएगी, अगर हमें नहीं इस्लामाबाद आने दिया तो वो खैबर पख्तूनख्वा में फिर दाखिल नहीं हो सकते। कमर दिलशाद साहब, ये जो परवेज रशीद साहब से जो कलमदान लिया गया है, सिर्फ परवेज रशीद साहब, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ परवेज रशीद साहब, और क्या परवेज रशीद साहब मरकजी किरदार हैं इस पूरी सिचुएशन के? और ये जो खबर जिस तरह से फीड हुई है, लीक हुई है, और फिर कुछ लोग मनगढ़ंत भी कह रहे हैं, जबकि मनगढ़ंत के साथ वो फीड और लीक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मरकजी किरदार परवेज रशीद साहब हैं या एक बुनियादी किरदार अगर कहें? असल पहली बात यह है कि परवेज रशीद साहब बेसिकली आर्मी के खिलाफ हैं। आर्मी को इस कदर तज़हीक अंदाज से बात करते हैं, और आप हैरान होंगे ये परवेज रशीद साहब ने ही ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या हो गया था। इससे पहले इन्होंने रोग आर्मी के नाम से इश्तिहार जारी करवाए थे, न्यूयॉर्क के अखबार में शाया हुए थे। उसमें परवेज रशीद साहब ही नंबर 1 थे। उसमें ज़हर है कि जिसके तहत जब इसको अरेस्ट किया गया, जब उसको MI ने जब उसको छतरौल की इसकी परवेज रशीद की, तो फिर एक हमारे एक बड़े अच्छे जर्नल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फुल जनरल भी बन गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने छुड़ाया इसको एक सूबेदार के हाथों, और इसको हमने खैर उसने मेरी माफ़ी मांगी, पाँव पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मैं ओपन कहता हूँ, मैं तो पहले भी कहता रहा, चंद रोज़ पहले मैंने यही कॉलम लिखा था दुनिया अखबार में कि इसको छतरौल की गई थी, और इसके बाद इसको चला गया लंदन। अच्छा, अब ये मामला, अब इसके बाद एक बड़ी अहम बात है आपके, चूँकि वक्त टीवी के है तो वक्त टीवी के हवाले से, नवाए वक्त के हवाले से बात कर देता हूँ। 15 अक्टूबर 1999 को मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, बड़े वज़ादार मरहूम नवाज शरीफ साहब के बड़े वालिद मोहतरम, बड़े मरहूम, बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया था, पॉलिसी बयान, जो 15 अक्टूबर 1999 को छपा था कि आज मेरा बेटा, 2 बेटे शहबाज शरीफ सादी थे, और मेरे पोते जो आज गिरफ्तार जेल में हैं, ये परवेज रशीद की वजह से। और मैं अपने वालिद ने ये कहा, मैं अपने बेटों को कहता रहा कि इसके शर से बचो। एक अखबार में 15 अक्टूबर 1999 का अखबार नवाए वक्त के फ्रंट पे छपा हुआ है। अब जिस वक्त ये साहब मौसूफ बन गए आर्मी से मजाक उड़ाना, हम तो लोहान पाकिस्तान मिलता है, हमें तो जर्नैलों ने ये कर दिया है, ये तो भाई राका एजेंट परवेज रशीद नहीं मैं बताता हूँ, नहीं कोई नहीं, परवेश सुनता रहेगा, पता है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, मैं उसको जानता हूँ, उसको जिसके पेरोल पे था वो। मैं पहली बात मैं ये जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि राक एजेंट में और राक एजेंट में परवेज रशीद में क्या फ़र्क है। अब आप ये देखें कि जिस वक्त मैंने ख़त लिखा नवाज शरीफ साहब को, बार बार ख़त लिखे, 3-4 ख़त लिखे कि भाई इसके शर से बचो, भाई तो मरवाएगा, 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या देगा। मैंने ख़त लिखे, मेरे पास कॉपी भी है मौजूद, मैंने फाद के जरिए ख़त लिखे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। हम तो बेक पाकिस्तानी ज़हन रखने वाला किसी सियासी पार्टी नहीं, हम तो देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं कि भाई क्या कोई कर रहा है। अब इसके बाद आप चलें परवेज रशीद साहब का, अभी लाजमी खबर इसने दिलवाई है, बिल्कुल दिलवाई। सर ये तो पाकिस्तान छोड़े, वज़ीर आज़म के दिफा के लिए इतना कुछ कहते थे। नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी सोच है, उन्होंने पता नहीं किस ख्याल से होते हैं, वो तो इतना आर्मी के बारे में बहुत मोहतात रहे हैं, आर्मी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही। तो सर जब ये बयानात परवेज रशीद साहब आ रहे थे, बकायदा आ रहे थे, अभी चंद रोज पहले अभी इसने में स्पीच की। सर ये खबर अगर परवेज रशीद साहब को, अगर जो लोग कह रहे हैं कि स्केपगोट परवेज रशीद साहब को ही क्यों बनाया गया है, आपको लगता है कि उनको कंसेंट हासिल नहीं होगी ऊपर से? नहीं ज़ाहिर आर्मी भी उसको देख तो रही थी, चेक तो कर दी, बड़े सब्र हमल से जनरल राय शरीफ उसको बर्दाश्त करते रहे, क्या करते रहे, हर वक्त आर्मी के खिलाफ, हर वक्त आर्मी के खिलाफ, हर वक्त आर्मी के खिलाफ बातें करना। कभी बनाओ किसी का, ठीक है, आप परवेज मुशर्रफ साहब जो मर्जी कहें, वो आर्मी की तरफ से हो चुके हैं, खत्म, जो मर्जी खिलाफ बातें करें, उनकी पॉलिसी और सियासतदान बन के उसकी पॉलिसी के खिलाफ बातें करें, आप हक पहुँचते हैं हर सियासतदान का। लेकिन आर्मी के बारे में जिस अंदाज से इसने अपनी कैंपेन चलाई हुई थी परवेज रशीद ने, हम तो ओपन आपको कह रहे हैं, हम चैलेंज करते हो परवेज रशीद को, जहाँ मर्जी वो आ जाए। एक बड़ी बात ये थी, पता नहीं किसके एजेंडे के तहत जिसको वज़ीर इत्तलात लगाया गया था। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा खुश आइंद कदम उठाया,
اور چودھری نثار صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح قدم اٹھایا، اس سے استعفیٰ لے لیا گیا اور برطرف کرنا معمولی بات ہوتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا اور پھر اس کو فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، کورٹ مارشل ہوگا، ممکن سزائے موت بھی ہو جائے گی۔ سر یہ تو کافی آپ ویسے سنگین آگے اس کے ریپرکیشنز بتا رہے ہیں، بٹ بیرسٹر صاحب ٹائمنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ بیکاز 2 نومبر کا بھی ایک پریشر ہے اور اس کو سود کرنے کے لیے یہ موو لی گئی ہے۔ بالکل ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ پریشر میں آتی ہے اور جس طرح عمران خان بالکل کہتے ہیں کہ اس کی فوجیں اسلام آباد کی فصیلوں پر ہیں، تو اس حالات میں ایک دم سے سکم کر دینا اور جو نیچر آف ڈیسیجن ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ بات یہاں نہیں رکنی چاہیے۔ دیکھیں سیاستدان جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو وزیر اعظم لیول پر، انہوں نے جب اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے وہ خود کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے جو بھی کیٹیگری کے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو سیکنڈ لیول کے جو ہیں، ان کے تھرو دلواتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے خود دیکھیں ان کو ڈائریکٹ یہ جس نیچر کی خبر تھی، جس لیول کی خبر تھی اور جس فورم سے نکلی، ادھر سے جس طرح فیڈ کی گئی، اس سے ان کو ذاتی کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا، اس سے گورنمنٹ کا ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے ان کا، اور یہ اتنی بڑی، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں پراپر انکوائری ہو، اور میرے خیال میں غالباً آفیشل سیکرٹس ایکٹ زیادہ ریلیونٹ جو لا ہے وہ اپلائی ہوگا، اور وہ اس کے تحت، کیونکہ اگر ایک سرکار کے دوران کوئی انفارمیشن اس کو ملتی ہے اور وہ جا کے لیک کر دیتا ہے، تو وہ تو پر کوگنیزیبل آفینس ہے اس میں۔ اور اس میں اصل چیز، کیونکہ اصل تانے بانے انویسٹیگیشن بڑا ضروری ہے، کیونکہ خالی اس کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے، جس طرح پہلے خبر آئی تو مشاہد صاحب کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ابھی ان کو بنا دیا گیا، تو آپ اصل بندے پہ ہاتھ ڈالیں نا، جو سورس ہے ساری چیز کا، وہ بھی اس کا اپنا۔ اچھا پھر سر یہ جو انویسٹیگیشن کا جو ذکر کیا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، کہاں تک جائیں گی اس کی کڑیاں؟ دیکھیں اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہے اینڈ اف یو سیڈ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ ہو بھی تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے آگے؟ دیکھیں اس میں تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد ایشو یہ ہے کہ اس میں ہائی ٹریزن بھی ہو سکتا، اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی 2 پاکستان میں تاریخ ہوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی قانونی طور پر اگر دیکھا جائے اکیڈیمکلی سپیکنگ تو وہ بھی انووک کر سکتے ہیں، لیکن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر سیدھا۔ اچھا لیکن دوسری اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ضروری ہے، بڑا اچھا ایک خوش آئند قدم ہے کہ جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ اگر سارا آپ نے پولیس پہ چھوڑ دیا تو پولیس نے ایسا اس نے تو پھر ان کو ابزالو تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ISI MI بھی اس میں انوالو ہے، اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، بالکل آئی بی بھی شامل ہے، جو آئی بی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے اندر ہے، لیکن ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، بڑی فیئرنیس میرے خیال میں اس میں رہے گی کہ ہر ایجنسی جو ہماری ملک کی ہے وہ اس میں انوالو رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت جو اصل کردار ہے ان کا بے نقاب ہونا، کیونکہ آپ آج ایک پرویز رشید کو قربان کر دیں گے، آج آپ ایک مشاہد اللہ کو قربان کر دیں گے، کل 3 نئے تیار ہوں گے، آپ اصل اس روٹ کاز کو پکڑیں، اس سورس کو پکڑیں جہاں سے یہ ساری کانسپیریسی ہیچ ہوتی ہے ہماری فوج کے خلاف۔ شاہد صاحب آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی کہ شفاف تحقیقات کے لیے اگر وزیر اطلاعات سے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو سکے، اس پورے معاملے میں اصل جڑ تک جایا جا سکے، تو آپ کو لگتا ہے پیناما لیکس میں، اور پھر اگر عوام اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر پیناما لیکس کی بھی جو شفاف تحقیقات ہے وہ ممکن نہیں بن پائے گی؟ دیکھو کچھ حد تک تو میں اب سر ایگری نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا پرویز رشید کا ہٹنا، چونکہ وہ تئی انفارمیشن کا کام اس کا تھا اور یہ انفارمیشن لیک ہوا ہے، تو ویسے بھی اخلاقاً اس کو اور اس کے اوپر اگر وہ الزام ہے تو میں سمجھتا ابھی تک الزام ہے، تحقیقات شفاف کے خلاف ہونا چاہیے، جس طرح سے اس نے بیس صاحب نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے یہ جو چیز جنریٹ ہو رہا ہے نا، اصل جو صلاح کار، سپورٹر، مشورہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اور کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اس میں پھر ہمیں زیادہ وہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، جس کا کام ہے وہ صحیح کرے۔